नमस्कार। आज हम भारत के उस अतीत की गहराई में उतर रहे हैं जो लिखित इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुराना है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें पाषाण युग और उसके बाद के ताम्र पाषाण युग की कहानी बताते हैं। जी। ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। तो आज की चर्चा का मिशन है उस शुरुआती दौर के जीवन, उनकी तकनीकों और संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि भारत में मानव सभ्यता की जड़ें वो कितनी गहरी हैं। हम देखेंगे कि कैसे पुरातत्विक खोजें जैसे पत्थर के औजार हैं, गुफा चित्र हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, ये सब हमें उस समय की कहानी सुनाते हैं जब लिखना पढ़ना था ही नहीं। इतिहास को समझने के लिए हम उसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आज हमारा ध्यान मुख्यतः पहले वाले पर, प्रागैतिहासिक काल पर रहेगा। तो सबसे पहले पाषाण काल यानी पत्थर का युग। इसे भी पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में बांटा गया है। पुरापाषाण काल तो सबसे पुराना हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। पुरापाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, ये शिकारी संग्राहक जीवन का दौर था। भारत में इस काल के मानव अवशेष सीधे तौर पर तो कम मिले हैं, पर उनके पत्थर के औजार वो भरपूर मिले हैं, जैसे सोहन नदी घाटी और मद्रास चेन्नई के पास। अच्छा। और महाराष्ट्र में बोरी नाम की जगह है, वहां से मिले अवशेष तो मानव उपस्थिति को लगभग 14 लाख वर्ष पुराना बताते हैं। 14 लाख साल? ये सोचना भी कमाल है। कितनी लंबी यात्रा रही है मानव की। और भीमबेटका की गुफाएं वो भी इसी दौर से जुड़ी हैं? एकदम सही। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, वो पुरापाषाण काल के तीनों चरण, निम्न, मध्य और उच्च के औजारों और रहने की जगहों का एक शानदार उदाहरण है। तीनों चरण? अच्छा। हाँ, निम्न पुरापाषाण में भारी हस्त कुठार हैंड एक्स, मध्य में शल्क यानी फ्लेक्स, पत्थर की पतली परत, और उच्च में शल्क और फलक, ब्लेड, जो और भी पतले लंबे धारदार टुकड़े थे। इन औजारों का विकास ये इंसानी सोच और शिकार की बदलती तकनीकों का संकेत देता है। दिलचस्प। लोग पूरी तरह शिकार पर निर्भर थे और शायद आग का नियंत्रित प्रयोग भी सीख रहे थे। फिर आया मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक एज। इसमें क्या बड़े बदलाव देखने को मिले? ये औजार छोटे क्यों हो गए अचानक? हाँ, ये एक अहम बदलाव था। इस काल में औजार काफी छोटे हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ? जी, ये शायद तीर की नोक या चाकू जैसे कॉम्पोजिट औजारों में लगाए जाते थे। इससे शिकार में ज्यादा कुशलता आई होगी। हाँ, पत्थर भी बदले। क्वार्ट्जाइट की जगह जैस्पर, चर्ट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल बढ़ा। इसके प्रमाण राजस्थान, गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक मिले हैं। अच्छा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतापगढ़ यूपी में सराय नहरराय और महदहा जैसी जगहों से मानव कंकाल मिले हैं। मानव कंकाल? तो उनसे क्या पता चलता है? वो हमें उस समय के लोगों के बारे में सीधी जानकारी देते हैं, उनके रीति रिवाज शायद। और क्या यहीं पर हमें खेती और पशुपालन के वो शुरुआती संकेत मिलते हैं? हाँ, ये एक बहुत अहम मोड़ था। बागोर राजस्थान में और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में भेड़ बकरियां पाले जाने के सबूत मिले हैं। ये करीब 6वीं शताब्दी ईपू के आसपास की बात है। ये पशुपालन की तरफ पहला, कह सकते हैं, छोटा कदम था। अच्छा। समाधियों से अंत्येष्टि क्रिया की जानकारी मिलती है और कुछ जगहों पर मानव कंकालों के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं। कुत्ते के कंकाल साथ में? हाँ, ये दिखाता है कि इंसान और कुत्ते का साथ कितना पुराना है। शायद भावनात्मक भी रहा होगा। ये तो बहुत रोचक है। और केरल से मिला 70,000 साल पुराना मानव जीवाश्म भी है, जिसके डीएनए अफ्रीकी मानव से मिलते हैं। ये भारत के प्राचीन मानव इतिहास की पहेली को और भी उलझा देता है, कह सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद आया नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसने स्थिर जीवन की नींव कैसे रखी? क्या खास था इसमें? ये नवीन पाषाण काल था, लगभग 3,500 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। इसकी खोज उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी घाटी और कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र जैसे इलाकों में हुई। इस दौर में कृषि और पशुपालन वो व्यवस्थित हो गए। लोग अनाज उगाना और जानवरों को बड़े पैमाने पर पालना सीख गए थे। तो बस्तियां बसने लगी? हाँ बिल्कुल। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला विकसित हुई। ये अनाज भंडारण और खाना पकाने के लिए जरूरी थी। और सबसे बड़ा बदलाव था स्थायी बस्तियां बनाकर रहना। इसी ने सामाजिक संरचनाओं को जन्म दिया और जीवन ज्यादा स्थिर हो गया। ये सभ्यता कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत और असम तक फैली थी। और फिर
पत्थर के बाद इंसान ने धातु का प्रयोग शुरू किया, तांबा। इसी से शुरू हुआ ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज। सही कहा। ये वो दिलचस्प दौर था जब पत्थर और तांबे के औजार वो साथ साथ इस्तेमाल हुए। माना जाता है कि तांबे का पहला प्रयोग करीब 5000 ईसा पूर्व में हुआ। 5000 ईसा पूर्व, काफी पहले। जी। भारत में इसके मुख्य केंद्र थे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जैसे अहाड़। अहाड़ को तो तांबवली भी कहते थे। तांबवली मतलब तांबे वाली जगह। बिल्कुल। और गिलुंड भी। फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, जहाँ के मिट्टी के बर्तन मृद भांड बहुत उत्कृष्ट माने जाते हैं। एरण भी वहीं है। और पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। हाँ, जोरवे संस्कृति, दायमाबाद और इनाम गांव, ये प्रमुख स्थल थे। आपने कहा दायमाबाद और इनाम गांव, इनमें तो शायद नगरीकरण के शुरुआती लक्षण भी दिखते हैं। हाँ, कुछ हद तक। देखिए, महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति जो करीब 1400 से 700 ईसी पूर्व तक चली, वो वैसे तो मुख्य रूप से ग्रामीण थी, पर दायमाबाद और इनाम गांव जैसे स्थानों पर बस्तियां बड़ी होने लगी और नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिलते हैं। इनाम गांव में किलेबंदी और एक 5 कमरों वाला मकान भी मिला है। ये सामाजिक भिन्नता की ओर इशारा करता है। 5 कमरों वाला मकान। हाँ। अच्छा, तो उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा था? क्या खाते पीते थे, क्या पहनते थे? वे गेहूं, धान, दालें उगाते थे और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट पालते थे। मतलब खेती और पशुपालन उनके जीवन का आधार बन चुका था। ठीक है। कताई बुनाई भी जानते थे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूत और रेशम के धागे मिले हैं। सोनारी का काम भी होता था और वे चाक पर बने सुंदर लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। अच्छा, तो जीवन काफी व्यवस्थित हो गया था। उनकी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के बारे में क्या पता चलता है? कुछ अंदाजा है? हाँ, कुछ संकेत मिलते हैं। शवों को घर के फर्श के नीचे ही दफनाते थे। घर के अंदर? जी, लेकिन दिशा अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न थी। महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम। ये उनके रीति रिवाजों और शायद परलोक संबंधी विचारों को दर्शाता है। मिट्टी के बैल मतलब वृषभ और इनाम गांव से मिली मातृ देवी की मूर्तियां, इनसे लगता है कि वे इनकी पूजा करते थे, शायद उर्वरता और कृषि से जोड़कर। लेकिन लिखना नहीं जानते थे? नहीं, लेखन कला से वे परिचित नहीं थे, ऐसा लगता है। और ये संस्कृति कब तक चली? इसका क्या महत्व रहा? ज्यादातर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व के आसपास खत्म हो गईं। सिर्फ जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक चलती रही। इस काल का महत्व ये है कि इसी समय पहली बार चित्रित बर्तन मतलब पेंटेड पॉटरी मिलती है और इसी काल के लोगों ने भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की नींव रखी। इसने आगे चलकर शहरीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो हमने देखा कि कैसे शुरुआती इंसानों ने पत्थर के औजारों से अपनी यात्रा शुरू की, धीरे धीरे आग पर काबू पाया, खेती और पशुपालन सीखा और फिर तांबे जैसी धातु का प्रयोग करके गांवों में बसना और एक कह सकते हैं जटिल समाज बनाना शुरू किया। बिल्कुल। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे तकनीक, पर्यावरण और सामाजिक जरूरतें मिलकर मानव सभ्यता को धीरे धीरे आकार देती हैं। इन शुरुआती बस्तियों और संस्कृतियों ने ही आगे चलकर आने वाली महान कांस्य युगीन सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जमीन तैयार की। और यहीं पर हम एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों, जिनमें से कुछ तो बाद की हड़प्पा सभ्यता की पूर्ववर्ती या समकालीन भी थीं, जैसे कालीबंगा, बनावली, और जिनमें नगरीकरण के शुरुआती लक्षण भी दिखे, तो इन संस्कृतियों और भव्य सिंधु घाटी सभ्यता के बीच आखिर क्या संबंध था? क्या ये एक सीधी रेखा में विकास था या इसमें और भी परतें हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी पूरी तरह खोजा जा रहा है।